वेयर इज इट्स इंडिकेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? अच्छा जी, यू रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग बट बी श्योर टू लेट एवरीवन नो बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है जी। ओके, लास्ट टाइम हम वनीला जेएस का कुछ देख चुके थे, कुछ चीजें उस पे, और बल्कि काफी सारी चीजें हम जो है वो कर चुके थे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट राइट अवे। दिस इज द थिंग दैट वी कवर्ड यस्टर इन द लास्ट क्लास, नॉट यस्टरडे। यस, आई थिंक यस। सो हमने बटन ऐड किया था एक, और उस बटन के क्लिक इवेंट पे हमने ये किया था जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और देन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, देन क्लिक, देन कॉल बैक फंक्शन। और ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, इस पे हमने बहस की थी। और ये मेथड चेनिंग होती है कि आपने एक ऑब्जेक्ट पे एक मेथड लगाया, 7 डॉट करके दूसरा मेथड लगाया, और अगर जरूरत पड़े तो 7 डॉट करके तीसरा लगा दें, जरूरत पड़े तो 7 डॉट करके चौथा लगा दें। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली मेथड चेनिंग। दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिनसे मैं आज स्टार्ट करूंगा। एक ये मेथड चेनिंग जो आपको बता दी है, दूसरा ये कॉल बैक फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास हो। अच्छा, इससे पहले हमने ये बात कही थी, ये भी जरा एक डीप बात कहने वाला हूँ जो जावास्क्रिप्ट और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट है, जो अभी बात करने लगा। इससे पहले मैंने कहा था कि फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते हैं। तो पैरामीटर में हम क्या पास करते हैं, या तो वेरिएबल पास करते हैं, या हम अरे पास करते हैं, या हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि हम किसी फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को भी एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने एक अनहोनी बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में अरे भी क्या है, एक अरे भी ऑब्जेक्ट है, और फंक्शन भी क्या है जावास्क्रिप्ट में, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली एन ऑब्जेक्ट कैन बी पास टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर। सो अगर हम इस किसी भी फंक्शन को एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन में पास करें तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या है, लफ्ज से जाहिर है कॉल मी बैक, यानी जो अपने एग्जीक्यूट होने के लिए किसी किसी और हैपनिंग पे डिपेंड करे, यानी जब कोई और काम होगा तब मैं चलूंगा। गो देयर एंड हैव अ क्लिक एंड देन कॉल मी बैक। इसका मतलब क्या है इस फंक्शन का, कि ये कब चलेगा, नॉर्मली ये नहीं चलेगा, बल्कि ये अपनी एग्जीक्यूशन के लिए इंतजार करेगा किसी और इवेंट के अकर होने की। तो वो कौन सा है, वो क्लिक है। तो कॉल बैक का मतलब ये है कि नॉर्मली इट डज नॉट एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस। सर स्क्रीन शेयर यानी कर फॉर रहे हैं। एग्जांपल, ओ सॉरी, यानी कि इससे पहले अगर मैं आपको ये बात कहूं, स्क्रीन शेयर हुई तो मुझे बताइएगा। इट इज शेयर फ्रॉम माय साइड। नहीं ये सर अभी जी सर हो गई है। होगी, चले परफेक्ट। सो इससे पहले अगर देखिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आगे चल के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को शुरू करूंगा तब आपको समझ आएगी। अगर मैं नॉर्मली, अब से पहले हम क्या करते थे, सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी जिस अगर एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में 10 लाइनें हैं, तो 10 की 10 लाइनें एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। जो लाइन पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो उसके बाद आएगी उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, अब ये उस चीज की एक वायलेशन है। यानी हमें जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अचीव करनी थी। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अचीव करने के लिए हमें कोई तरीका चाहिए था। एसिंक्रोनस क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर 10 फंक्शन कॉल्स हैं, हर फंक्शन 2-2 सेकंड लेता है। मैं एसिंक्रोनस पे डिटेल में आऊंगा बाद में, लेकिन जस्ट ओवरव्यू। हर फंक्शन कॉल 2-2 सेकंड लेती है एग्जीक्यूट होने में, लेकिन बीच में एक फंक्शन है जो 10 सेकंड लेता है। अब मिसाल के तौर पे 10 फंक्शन कॉल्स हैं, पहले फंक्शन कॉल हुई, जाहिर है जो पहले नंबर पे फंक्शन कॉल होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके साथ छठा। अब छठे नंबर पे जो फंक्शन है वो 10 सेकंड लेता है, बाकी सारे फंक्शन 2-2 सेकंड लेता है। तो क्या करेगा, पहले 5 फंक्शन 2-2 सेकंड लेके चलेंगे, छठा फंक्शन कंट्रोल को होल्ड किए रखेगा 10 सेकंड तक, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये 6 के बाद वाले 4 फंक्शंस हैं वो भी क्या रहेंगे, होल्ड पे रहेंगे, क्योंकि वो फंक्शन नंबर 6 का इंतजार करेंगे, यार वो कंट्रोल रिटर्न करेगा, हमारे पास आएगा तो देन हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। ये तो एक वायलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग के, मतलब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे एक फंक्शन है कि जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके बाद जितनी रन है वो सारी होल्ड पे रहे, चले ही ना, और पेज ही ब्लॉक रहे, आपका पेज ही अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, जावास्क्रिप्ट का पेज ही रुक जाए, और वो जैसे घूमता हुआ सिंबल आता है जी कि पहले वाली एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो बाद में स्टार्ट होगी।
इस काम को अकम्प्लिश करने के लिए या इस काम से मतलब जस्ट टू गेट रेड ऑफ इट, उन्होंने ये एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई, कॉल बैक फंक्शन, कि आपकी जो चीज डिले कर रही है आप उसको किस में रख दें, कॉल बैक में रख दें, कि यार बाकी चीजें चलाए रखो, ये चीज जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लो या ये इवेंट जब कंप्लीट हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल यहां मैं क्लिक के बजाय एक नेटवर्क कॉल दे दूं, मुझे डाटा नेटवर्क से फेच करना है। अब मुझे तो नहीं पता नेटवर्क से रिस्पांस आने में कितना टाइम लगता है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, सर्वर के रिस्पांस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये क्लिक इवेंट तो अभी इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन यहाँ अगर नेटवर्क की कॉल डाल दूं और आगे कॉल बैक लिख दूं, तो ये कॉल बैक कब चलेगा, जब नेटवर्क की रिक्वेस्ट मुकम्मल होगी। अब नेटवर्क स्लो है, हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, जैसे अभी हो रहा था मेरे साथ राइट, सारा काम रुक गया था, सारे बंदे यहाँ भी बैठे हुए, ऑनलाइन भी बैठे हुए, देख रहे हैं जी भाई साहब इनकी फ्लो होगी। एनीवेज, तो कॉल का मतलब, कॉल बैक जब भी हम देते हैं, सिर्फ ये समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये अपने अपनी एग्जीक्यूशन के लिए डिपेंड करता है किसी और पे। और ये ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, जहां हम डिपेंड करते हैं कोई रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम से बाहर गई, तो हम बाकी का जो कोड है उसे कहते हैं तुम चलते रहो, ये कॉल बैक तब चले जब वो नेटवर्क की रिक्वेस्ट मुकम्मल हो, वो रिस्पांस वापस लाए, जब वापस रिस्पांस आए आपके पास पहुंच जाए, तो आप इस कॉल बैक को फायर कर दो, ट्रिगर कर दो। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक, यानी कॉल बैक्स इंट्रोड्यूस क्यों करवाए गए, ठीक है। एनीवेज, सो ये चीज हम लास्ट टाइम कर चुके थे, कॉल बैक को इन एक्शन देख भी चुके थे, अभी मैंने थोड़ा सा हल्का सा ग्लिम्स दिया आपको इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि मतलब इफ द ऑपरेशन इज टेकिंग लॉन्गर, या इफ अ फंक्शन कॉल इज टेकिंग लॉन्गर टाइम देन यूजुअल, then leave it. In fact, go ahead, execute the rest of the function calls, or the statements that are present are available in the code after that function, and then once that function which is callback gets completed, or when the action which it depends on gets completed, then come back to call that particular function and complete its functionality or execution, ठीक है। तो यानी इससे आपका पेज halt नहीं होता, responsive रहता है, आपका पेज बिल्कुल यूआई ब्लॉक नहीं होती। तो ये सारी कहानी जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज मैं डायरेक्ट इस सारी चीज को, क्योंकि ये सारा कुछ आपको पता है, इसमें स्टोर्ड है, गिटहब पे स्टोर्ड है और आपके पास इसकी एक्सेस भी है, तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। और मैंने ये लास्ट टाइम एक अरे बनाई थी और उस अरे में ऑब्जेक्ट्स भी रखे थे और यहाँ पे काम रोक दिया था बिकॉज हमने कॉल बैक फंक्शन नहीं पढ़ा था। अब मैं जो फीचर्स पढ़ाने लगा हूँ ये डायरेक्ट किससे बिलोंग करते हैं, ES6 के बिलोंग करते हैं। अच्छा, ES6 इज अ जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड, मैंने कहा था ECMAScript जिसे बोलते हैं। इसके काफी सारे फीचर्स ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। ES6 और इससे अबव कुछ फीचर्स को ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, कुछ को करते भी हैं। अभी लेट सपोज, ये डिपेंड करता है, ये मैं अभी बिफोर हैंड नहीं बता सकता कि ब्राउजर सपोर्ट करता है या नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि मेरा ब्राउजर अपडेट हुआ हो और मेरे पे चल जाए, और आप जब घर पे जाके चलाएं तो आपके ब्राउजर पे ना चले, या आपका ब्राउजर भी अपडेटेड। अच्छा ग्रेट, अभी उसका जवाब आने देना, बात पूरी नहीं की, तो अभी मैं उसका जवाब साथ ही दूंगा। तो हो सकता है कि कुछ सपोर्ट ना करे। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट चलती है V8 इंजन पे। ये कभी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो गया, जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर में, जिस तरह C++ के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है चलने के लिए, जावा के लिए आपको पता है, अगर आपने काम किया तो JDK इंस्टॉल करना पड़ता है। वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जावा चलती है, JDK के बगैर नहीं चलती। अगर आपने .NET या ASP वगैरह पे काम किया तो उसके लिए आपको पता है .NET फ्रेमवर्क चलता है, .NET फ्रेमवर्क 3.0 4.0 समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड या मेरे लिखे गए कोड को रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जावास्क्रिप्ट V8 इंजन पे चलता है। V8 इंजन क्रोम का एनवायरनमेंट है, तो V8 क्रोम का जावास्क्रिप्ट इंजन है जो जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। अब नोड एक कॉन्सेप्ट है, V8 को ही एक्सटेंड करके उन्होंने बेसिकली नोड को लिखा। अब नोड क्या है, ये भी एक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे हमारा हम कोई ये विजुअल स्टूडियो कोड चलाते हैं ना, तो ये ऑन टॉप ऑफ विंडो चलाते हैं। विंडो में क्या देता है, अंडरलाइन प्लेटफॉर्म देता है। आपके किसी सिस्टम में, मतलब इट्स क्वाइट सिली, कभी विंडो ना हो तो कोई सॉफ्टवेयर चलेगा। इसका मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर चलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, या मैक चाहिए, या लाइनेक्स चाहिए, या आपको अपना विंडोज चाहिए। तो इसकी एग्जांपल यूं ही समझें दो, कि ये थोड़ी सी रॉ एग्जांपल है कि जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए भी एनवायरनमेंट चाहिए। अब V8 इंजन वाज गुड इनफ फॉर द ब्राउजर्स, लेकिन लोगों ने ये सोचा कि हम जावास्क्रिप्ट, अभी तक जावास्क्रिप्ट की लिमिटेशन ये थी कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर पे रन हो सकती थी, ब्राउजर से बाहर या सर्वर पे रन। तो इसके लिए उन्होंने नोड लिखा। तो नोड हैज बीन रिटन ऑन टॉप ऑफ V8 इंजन।
तो जो अब आपने बात की बेटा कि अगर ये 6 ये फीचर्स हैं तो ये इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, अगर ये सपोर्टेड नहीं है तो वैसे तो मॉडर्न ब्राउजर में सपोर्टेड है, लेकिन अगर ये सपोर्टेड ना हो तो उसके लिए हम कौन सा एनवायरनमेंट यूज करते हैं, नोड एनवायरनमेंट यूज करते हैं। ठीक है, नोड के लिए इतनी बात जान लेना काफी है, आगे हम बहुत ज्यादा नोड 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 करेंगे तो आपको काफी ज्यादा कुछ उसके बारे में समझ आ जाएगी। तो अभी मैं देखता हूँ कि मैं जो ES6 के फंक्शन लिखने लगा हूँ, अगर ये मेरे ब्राउजर पे मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देंगे तो फिर मैं किस पे शिफ्ट करूंगा, नोड पे शिफ्ट करूंगा। जब मैं करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि नोड पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, एनीवेज मैंने एक अरे लिखी, इट्स अ सिंपल अरे एक्सेप्ट दैट कि जैसे अरे में नंबर हो सकते हैं, अरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकती है, तो ये क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन और ऑब्जेक्ट्स कैन इनकैप्सुलेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा एट वंस। नॉर्मली अरे क्या होती है, अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, एक ही टाइप है, यानी एक अरे नंबर्स की होगी तो सारे नंबर्स होने चाहिए इसमें, स्ट्रिंग की होगी तो सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए। तो व्हाई डू वी यूज ऑब्जेक्ट, बिकॉज रियलिस्टिकली अगर हम किसी चीज को रियल लाइफ की रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग में करें तो एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल डाटा टाइप्स, यानी एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइप्स का डाटा रिजाइड कर सकता है। जैसे ये देखें, नेम है तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है, एज है तो इसकी टाइप नंबर है, वगैरह वगैरह वगैरह, मैरिटल स्टेटस है तो इसकी ट्रू है। तो आई हैव डिक्लेयर्ड एन अरे जिसका नाम पर्सन है, और ये कोई 10-12 एलिमेंट्स हैं जिनके जो एक अरे है। तो मैं इस पे जो पहला आज का ES6 का फंक्शन बताने लगा हूं वो है, वैसे अगर टेक्निकली आपको बताया जाए कि इसको अरे को मैंने आइटरेट करना है तो आप मुझे क्या कहेंगे, आप कहेंगे फॉर लूप लगा लें, वाइल लूप लगा लें, डू वाइल लूप लगा लें, आप में से सारे ठीक होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, मेरे पास नाम है जी पर्सन, पर्सन्स सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी का फर्क रखना है आपने। जब एक चीज हो तो ऑब्वियसली नाउ आई हैव अरे, और अरे इज सपोज्ड टू बी मल्टीपल आइटम्स, दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट अ प्लूरल पर्सन्स। ये पर्सन्स ये वाली अरे है जो मैंने अभी डिक्लेयर की है, ये वाली। लेट्स कोलैप्स इट। जिस तरह अरेज के बहुत सारे मेथड्स हैं ना, और मैंने आपको कहा था कुछ एक्सप्लोर कीजिएगा, स्प्लाइस है, स्लाइस है, पॉप पॉप है, पुश है, वगैरह वगैरह। इस तरह एक अरे का फंक्शन है मैप। मैं फंक्शन बार बार बोल जाता हूँ, आदत पड़ी है, मेथड है ये। बेसिकली आप अब देखें, इस चीज को मैंने मैप को छोड़ के वापस पीछे इसलिए गया था कि पहला पैरामीटर क्या लेता है, ये कॉल बैक लेता है। बाकियों को छोड़ें, पहले एक पैरामीटर मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अदर फंक्शन। ये तो डेफिनेशन पहले बता चुका हूं ना। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन व्हिच इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द अदर फंक्शन। अच्छा, मैं यहां पे अगर ये लिख दूं फंक्शन दिस दिस, इट वुड बी परफेक्ट। फंक्शन का कीवर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये एक फंक्शन है विदाउट बॉडी। इसमें किसी को तनाजा तो नहीं है ना, यानी ये यूं समझें कि जैसे मैं एक फंक्शन नॉर्मली लिख रहा हूं ना, नॉर्मल फंक्शन लिखने का तरीका यही होता है, आपको पता ही है सबको, दिस। अब जिस फंक्शन का नाम नहीं होता वो कौन सा होता है, एनोनिमस फंक्शन। यानी नॉर्मली फंक्शन का सिंटैक्स ये है कि हम फंक्शन लिखते हैं साथ में कोई नाम लिखते हैं, क्योंकि हर फंक्शन अपने नाम से पहचाना जाता है। जब फंक्शन को कॉल करना होता है तो फंक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड विद इट्स नेम। बट जावास्क्रिप्ट में अलाउ है कि अगर किसी फंक्शन को कोई नाम ना दें तो इस तरह तो ये एरर देगा, यहां देख रहे हैं छोटा सा वो रेड कलर का, जिस फंक्शन का नाम ना हो उसे हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। तो ये एनोनिमस फंक्शंस हम पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर जब इस्तेमाल करते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ पे वही फंक्शन लिख रहा हूँ जी, फंक्शन विदाउट एनी नेम। और इस फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल आई मीन कंसोल डॉट लॉग हेलो। अभी तक मैंने कोई खास काम नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको कहा कि मैप नाम का एक फंक्शन है जो अरे पे ट्रेवर्स करता है। अच्छा, जब भी ट्रेवर्स करने का मतलब, ट्रेवर्स करना किसको कहते हैं वैसे, नहीं नहीं वैसे देसी अंग्रेजी जुबान में, असल में हर चीज का मतलब जान लेना बहुत आसान हो जाता है, उसको याद रखना, जहन में रखना। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या होता है, ट्रेवर्स करने का मतलब होता है चलना। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है,
वो एक कोटेशन भी थी कि डोंट ट्रेवर्स ऑन दी ट्रोडन पाथ, क्रिएट द वन एंड वॉक ऑन इट, समथिंग लाइक दैट। यानी कि चले हुए रास्तों पे मत चलें, अपना रास्ता खुद क्रिएट करें और उस पे चलें। इस तरह की कोटेशन थी, मुझे वो एक लफ्ज बीच में एग्जैक्ट याद नहीं। तो ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है? चलना। एनीवेज, मैंने कहा अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया और मैं स्पेशल काम नहीं किया, और मैं जाके ब्राउजर में देखता हूँ इसको कि ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट एक्चुअली मैप डू। मैं यहाँ पे कंसोल पे आया, और कंसोल पे आके मैंने यहाँ पे देखा तो 7 दफा मुझे हेलो मिला। कितनी दफा मिला भाई? मैंने तो एक दफा लिखा, ना कोई लूप इस्तेमाल किया, ना कुछ, ना काम, फिर भी मैंने एक दफा हेलो लिखा, उसने मुझे कितना हेलो दिया? 7 दफा। इसका मतलब मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैप फंक्शन ट्रेवर्स करता है किस पे? अरे पे। ये क्या है? ये अरे है ना उत्तर जी, ये अरे है ना ऊपर जो लिखी हुई है। तो ये अरे के ऊपर मैंने मैप को आइट्रेट करवाया। मैप ट्रेवर्स करता है किस पे? अरे पे। मैप इज एसोसिएटेड स्पेसिफिकली विद अरे। ये बात तो कंफर्म पल्ले बांध ले कि मैप जब भी इस्तेमाल होगा किसके साथ इस्तेमाल होगा? अरे के साथ इस्तेमाल होगा। करेगा क्या? अरे पे ट्रेवर्स करेगा। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है? अरे के जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी दफा मैप आइट्रेट करेगा। अगर ये 7 दफा हेलो हुआ है तो क्यों हुआ है? अरे की लेंथ कितनी होगी? 7 होगी। नहीं समझ आई बात? अभी देखें जरा, मैं यहां पे अरे की लेंथ आपको गिन के बताता हूं। अरे का पहला आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मुझे आउटपुट पे हेलो कितनी दफा मिला? 7 दफा मिला। क्यों मिला? बिकॉज मैप आइट्रेट्स ऑन अरे, और ये मैप कितनी दफा चलेगा? जितनी अरे की लेंथ होगी। और हर दफा चल के क्या करेगा? जो साडी मर्जी होगी। हम फंक्शन में जो कुछ डिफाइन करेंगे वही कुछ करेगा। अब हमने फंक्शन में क्या किया कि अरे पे ट्रेवर्स करो, और ट्रेवर्स करके कंसोल लॉग हेलो करो। आप कहेंगे यार ये तो मकसद ही है, मकसद समझाओ। मतलब ट्रेवर्स करके हेलो ही करना है तो सीधी सादी लूप चला लो। मैप के कम्प्लेक्सिटी में क्या जरूरत है घुसने की? एनीवेज, बहरहाल, अब बेसिकली मैप अरे पे ट्रेवर्स करता है, और हर आइटम के लिए, यानी पहली दफा जब ट्रेवर्सल शुरू करेगा तो 0th इंडेक्स से शुरू करेगा। तो पहला आइटम उठा के इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर थ्रो कर देगा। यानी आई मीन मैप चला, मैप ने अरे का पहला एलिमेंट पकड़ा, उसको उठा के कॉल बैक फंक्शन में पास कर दिया। खुद ब खुद करेगा, इम्प्लिसिटली। हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पैरामीटर को रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? आप यहां एक वेरिएबल लिख लें कोई भी, उसका नाम आइटम दे दें, एबीसी दे दें, एक्सवाईजी दे दें, कुछ भी दे दें। मैप इंटरनली क्या करता है? ये वाला मैप इस अरे में जाता है और बारी बारी इस अरे का एक एक आइटम उठाता है और इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर थ्रो कर देता है, या अवेलेबल कर देता है खुद ब खुद, इम्प्लिसिटली। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी हैव टू रिसीव इट। अब हम देखते हैं कि क्या ये आइटम दे रहा है या नहीं दे रहा हर आइटरेशन में। तो मैं इस आइटम को डिस्प्ले कराता हूं कंसोल में। मेक सेंस? अब अगर मैं इस पे जाऊं, जी जी, मैं 1 मिनट में आउटपुट दिखा दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैप ने कितनी दफा ट्रेवर्स किया? जितनी अरे की लेंथ थी। और अच्छा, ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं ना जाजिब, मैंने ये कहा कि अभी तक, लेट मी अनडू इट। मैप क्या करता है? सिंपल, पहली बात तो ये है कि आप मैप समझे कि मैप टेक्स अ फंक्शन एज अ पैरामीटर। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक एनोनिमस फंक्शन। ये टर्म्स मुश्किल है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए इतना एग्जैजरेट करके बता रहा हूं ताकि आप इनको इन्हीं टर्म्स के साथ याद रखें। मैप टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर। अब एक काम, मैप का दूसरा काम, इट आइट्रेट्स एन अरे, इट ट्रेवर्सेस एन अरे। आइट्रेट एन अरे या ट्रेवर्स एन अरे सेम बात है। अच्छा, ये ट्रेवर्स करके करता क्या है? अरे का हर एलिमेंट पकड़ता है बारी बारी, और उसको कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल उसको कॉल बैक फंक्शन फंक्शन में अवेलेबल कर देता है। यानी जब मैप पहली दफा चलेगा, यानी मैप 7 दफा चलेगा, ये तो कंफर्म हो गया। जब पहली दफा चलेगा तो अरे में से पहला ऑब्जेक्ट उठाएगा, ये पिक करेगा और इस फंक्शन में अवेलेबल कर देगा। अब उस फंक्शन में मैं उसे रिसीव करूंगा, किसी भी वेरिएबल में डाल दूं उसको। वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से जो उसमें आप रिसीव करें। पहली दफा गया, पहला ऑब्जेक्ट उठाया,
सॉरी समझ नहीं आई। नहीं, इसकी डिक्लेरेशन नॉर्मली जो फंक्शन में जब पैरामीटर पास कर या आर्गुमेंट रिसीव करते हैं उसमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाँ, जब टाइप स्क्रिप्ट की बात करें वो जो स्ट्रांगली टाइप्ड है तो फिर हम उसको करते हैं, लेकिन अभी टाइप स्क्रिप्ट नहीं कर रहा मैं, सिंपल चीजों को सिंपल रख रहा हूं। पहली दफा जब चलेगा ये वाला ऑब्जेक्ट उठाएगा, इसको अवेलेबल कर देगा कॉल बैक फंक्शन में, आइटम में। दूसरी दफा जब चलेगा तो दूसरा आइटम उठा के उसको अवेलेबल कर देगा आइटम में। तीसरी दफा जब चलेगा तीसरा आइटम उठा के उसको अवेलेबल कर देगा आइटम में। चौथी दफा जब चलेगा चौथे ऑब्जेक्ट को। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं देखूं ऐसा कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं जो आइटम यहां पे दिया है ना, इसी आइटम को यहां डिस्प्ले करके देखता हूं कि इज इट बीइंग डन इंटरनली और नॉट। यानी वो ऐसा कर रहा है कि हर दफा एक आइटम उठाता है और उसको आगे कॉल बैक फंक्शन में पास करवाता है, और कॉल बैक फंक्शन में जो पास होता है हम उसे इंटरनली अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक एंड लेट्स चेक इट आउट। इट इज डूइंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गया, अब ये देखें ये अरे नहीं है, ये अरे का हर एलिमेंट इंडिविजुअली प्रिंट हो रहा है, निकल के ऑब्जेक्ट अरे से निकल। अरे का क्या प्रूफ है कि अरे होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड होते हैं सारे आइटम। कहीं स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है आउटपुट में? तो क्या नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये क्या वही नहीं है जिसमें यासिर अली और एमसीएस और 58? तो हमारी अरे में क्या पहला ऑब्जेक्ट ये नहीं था? हालांकि 58 नहीं है, एज नहीं है कसम से अल्लाह की मेरी, ठीक है। तो इसको हम 18 कर दें। 58 पे तो आप नहीं बोले, 18 में बड़ी जल्दी हंस पड़े आप, तो क्या 58 का लगता हूँ? एनीवेज, सो अब इसने क्या किया, मैप इज an array function, array method, sorry, or it iterates an array, it picks up individual element of an array, and it keeps on picking up an individual element from an array, pass it to the callback function inside the map, and then inside the body of the that callback function do whatever you want to do. Exactly what ये जो ES6 है ना, दैट्स वेरी गुड अंडरस्टूड बाय यू। ये जो ES6 है ना, इसने क्या किया कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को रिड्यूस करके बहुत सिंटेक्स पे बहुत ज्यादा काम किया, उसने सिंटेक्स को शॉर्ट कर दिया। अब ये काम हम मैनुअली करते तो क्या करते? अरे को पहले फॉर लूप लगाते, फिर उसमें वो इटरेटर लगाते, और फिर क्या क्या करते, और फिर उसके अंदर जाके उसके इंडेक्स को एक्सेस करते, और इंडेक्स को एक्सेस करके फिर अरे का नाम लिखते, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करते, और वो सारा लंबा चौड़ा काम सारा कुछ उसने हमसे लेके उसने कहा जी ये लो मैप का फंक्शन है, इसको आप अपनी मर्जी से यूज करें। 3-4 काम इकट्ठे हो गए इसमें। अब आपको लूप कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन मैप एक्चुअली क्या है? लूप ही तो है जो अरे पे ट्रैवर्स करती है। गॉट इट? ये ES6 का पहला फीचर है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसको मजीद इसके साथ खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आइटम क्या है? ये वाला आइटम एक ऑब्जेक्ट है ना जो अरे से निकला हुआ है। इस अब आइटम की कोई एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं आइटम डॉट नेम कर दे। तो ये तमाम के तमाम 7 ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ क्या चीज डिस्प्ले करेगा? नेम की प्रॉपर्टी। लेट्स कम बैक एंड चेक इट आउट। गॉट इट? दैट्स क्वाइट सिंपल। अब जो मैं कह रहा था ना कि ES6 की प्रॉपर्टीज को ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरा कर रहा है, ठीक है। अगर ना करे तो परेशान नहीं होना, अभी नोड एनवायरनमेंट भी सेटअप करना बता दूंगा। दैट्स क्वाइट सिंपल। सो अच्छा, मैं अभी बल्कि इस तरह करता हूं, इसी को नोड पे रन करता हूं। नोड इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर और अ टूल दैट यू हैव टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम। और वो फिर क्या करेगा? एज अ रन टाइम एनवायरनमेंट, बतौर रन टाइम एनवायरनमेंट काम करेगा आपके। नोड के बहुत ज्यादा फीचर्स हैं आजकल, तो मैं कहता हूं इनफैक्ट जितनी चीजें भी आ चुकी है ना, उन सारों के लिए मेरे ख्याल में आपको नोड सैस आप लोगों ने यूज किया होगा, जिन लोगों ने, आपको पता है खामखा में नोड चाहिए होता है सैस के लिए, तो आपको नोड पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बेहतर है जो भी जावास्क्रिप्ट का डेवलपर है उसके सिस्टम में नोड ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। सो बल्कि अभी उस पर टाइम लग जाएगा, मैं अभी इस क्लास के एंड पे नोड इंस्टॉल करना बताऊंगा, और फिर उस पर ये सारा फंक्शन, जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आता मैं इसी पे चलता हूँ ब्राउजर पे, जहां प्रॉब्लम आया वहां नोड पे शिफ्ट कर जाऊंगा। So this is the map, or it iterates on an array. It keeps on picking individual item from an array and passes it to the callback function inside the map, and then you can use that particular item. तो अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये
अरे जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं आपको, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और अरे है, अरे ऑफ नंबर्स। मैं कहता हूँ जी 23 है, दिस है, दिस है, दिस है, दिस है। अगर मैं आपको यहां पे कहूं कि मैं चाहता हूं कि इस अरे के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बगैर यूजिंग, विदाउट यूजिंग मैप, कॉम्प्लेक्स काम है थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं इसे यूजिंग मैप करूं तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास एक अरे है जिसका नाम क्या है, नम्स डॉट मैप, और यहां पे मुझे मिलेगा फंक्शन, और इस फंक्शन में वैल, वैल क्या है, मैंने अपनी मर्जी का वेरिएबल नेम दिया, यानी क्या करेगा, अरे में से इंडिविजुअल वैल्यू पिक करेगा और वो मुझे किधर थ्रो कर देगा, वैल में थ्रो कर देगा। अब इस वैल के साथ मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग val वैल मल्टीप्लाई बाय 2। हाउ सिंपल इज दैट। ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट पिक करेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, डिस्प्ले कर देगा ब्राउजर में। सो इफ आई कमेंट इट and if I come back to focus on this particular array which I have just added, refresh it, go to the console, अब मेरे इंडिविजुअल ओरिजिनल अरे में क्या पड़ा हुआ था पहला 23, आउटपुट में क्या आ रहा है 46, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये काम मैनुअली करते तो इट शुड इट मस्ट टेक इनफैक्ट टाइम एंड इनफैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड समथिंग लाइक दैट। जो चले जी, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मैप को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये 6 का जो दूसरा फीचर मैं बताने लगा हूं आपको, वो है एरो फंक्शंस। ये 6 का सेकंड फीचर क्या है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, अभी तक हमने फंक्शन को लिखने के लिए सिर्फ ये तरीका पढ़ा, फंक्शन एस। मैंने क्या बोला, ये 6 ने सबसे ज्यादा काम किस चीज पे किया है, सिंटैक्स पे, और चीजों को शॉर्टनिंग, चीजों को क्या कर दिया उसने। ये फंक्शन लिखने का तो बहुत लंबा तरीका नहीं है। अब अच्छा, इसके लिए मैं अगर ये काम करूं, ये दो पैरामीटर ले, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, और ये रिटर्न करे क्या, रिटर्न ए प्लस बी, दैट्स प्योरली वैलिड फंक्शन, कोई मसला मसाइल नहीं है, परफेक्ट। जहां मैं कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, टेस्ट 12 और 3। लास्ट क्लास में ये डिस्कस हुआ फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन में कैसे पैरामीटर पास करते हैं, और कैसे फंक्शन कोई वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। दैट्स परफेक्ट, दैट्स ऑल राइट, नो इशू। दिस इज द ओल्ड स्टाइल फंक्शन, पुराना स्टाइल फंक्शन लिखने का। जो ES6 कहता है वो कहता है नहीं यार, शॉर्ट होना चाहिए। पहले तो कहते हैं नाम को भी छोड़ दो, कीवर्ड को भी छोड़ दो। फंक्शन का कीवर्ड फंक्शन लिखने के लिए चाहिए होता है, छोड़ दो नहीं चाहिए। फंक्शन का नाम छोड़ दो नहीं चाहिए। फंक्शन के लिए एक एरो दे दो और ये बॉडी दे दो। That's the perfect replacement of this particular thing. अभी एरर आ रहा है, उसको मैं रिजॉल्व करता हूं, but that's the good perfect placement. नेम है ही नहीं ना, पहले पूरा तो पढ़ लेना, तो सवाल पूछ जल्दी पूछ लेने थोड़ा सा आगे से जाना। जब ये पूरा हो जाए ना कॉल बैक फंक्शन, फिर कोई सवाल हुआ तो मैं इधर ही हूं। अच्छा, अब हर चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं उसकी बेस में पहले जा रहा हूँ कि आपको परफेक्ट उस चीज की रूट समझ आए। अदरवाइज सारे जवाब पहले दे दूं तो फिर वो शायद चीज पता ना लगे कि यार ये तो इससे बेहतर तो पुराना ही था, फिर नए की क्या जरूरत थी। इसलिए पहले मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, ये मेरा, अगर लेट सपोज ये फंक्शन है, इसको आप कहते हैं जी आप फंक्शन कीवर्ड की जरूरत भी नहीं है, फंक्शन के नेम की जरूरत भी नहीं है, और अगर इस फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, और अगर ये फंक्शन सिर्फ एक लाइन रिटर्न कर रहा है, जैसे ये एक ही स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, कितना शॉर्ट काम किया उसने। अच्छा, फिर करेंगे कैसे काम, लेट्स कम बैक। सबसे पहले तो मैं ये दो पैरामीटर लेता हूं, अगर दो पैरामीटर लेता है तो फिर आपको इन ब्रैकेट्स की जरूरत है, अगर कोई पैरामीटर लेता है तो दोनों ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। और यहां पे मैं लिखता हूं जी रिटर्न ए प्लस बी, यानी ये फंक्शन जो दो पैरामीटर ले रहा है ए और बी,
इनको रिटर्न करेगा ए और प्लस बी, यानी दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा, जस्ट लाइक दिस। अब मैंने खुद आपको कहा कि अगर ये एक ही एक्सप्रेशन है फंक्शन में, ये एक ही स्टेटमेंट है, तो आपको ये ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। द फंक्शन हैज बिकम शॉर्ट। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो फिर रिटर्न की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रिटर्न होती है। हो गया शॉर्ट। दिस इज कॉल बैक फंक्शन। नहीं, कॉल की बात ही नहीं हुई अभी सिर्फ फंक्शन डिफाइन, एरो फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है और उसकी शक्ल कैसी है उसकी बात। कॉल कैसे करना है वो इन्होंने भी बात की उस चीज के, नाम ही नहीं होगा तो कॉल कैसे होगा, उस पर बाद में आता हूं। अब ये जो फंक्शन है, मुझे ये आप सपोर्ट करेंगे इस पे। मैंने मैप के अंदर ये फंक्शन पास किया इतना लंबा चौड़ा करके, तो क्या मैं इसको ये कर सकता? अच्छा एक और बात, अगर ये दो पैरामीटर थे ना अभी, ए और बी, अगर एक ही पैरामीटर होगा तो फिर इन ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ए लिख दें। दिस इज अ फंक्शन, अ फैट एरो फंक्शन। वैसे मैंने ना एरो फंक्शन पढ़ा हुआ था, मुझे एक दफा इंटरव्यू में पूछा फैट एरो फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा जी कोई पता नहीं फैट एरो फंक्शन। वो बाद में चला ये एरो फैट ही है ना ये नॉर्मल एरो तो नहीं है ना तो इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ कि फंक्शन और फैट एरो फंक्शन क्या होता है, मोटा मोटा कर दे एरो को तो फैट बन जाता है, नाम से जाहिर। एनीवेज, सो फैट एरो फंक्शन। अब एग्जैक्टली ये चीज देखें, ये मेरा फंक्शन है, एक ही पैरामीटर ले रहा है, ब्रैकेट भी इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं इसी चीज को, इसका सेकंड वर्जन लिखूं, इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं कंपेयर कर लूं। मैंने कहा जी कि अगर मेरे पास एक ही पैरामीटर है तो मुझे पहले बात ही, एरो फंक्शन के लिए आपको फंक्शन की कीवर्ड की जरूरत, एरो फंक्शन के लिए सिर्फ एरो डाल दें, परफेक्ट। जब एरो फंक्शन में एक ही लाइन हो तो इन ब्रैकेट्स की जरूरत भी, परफेक्ट। जब एक ही आर्ग्यूमेंट हो तो आपको इन पैरेंथेसिस की भी जरूरत, और जब एक ही एक्सप्रेशन हो तो रिटर्न के कीवर्ड की तो जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट रिटर्न होता है। So which one is looking more cleaner and finer, in fact, this one or this one? The second one, obviously. This is ES6 arrow fat arrow function. अब ये वाली लाइन परफेक्टली वेल चलेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिएगा अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं, इन सारों को कमेंट कर देता हूं और सिर्फ इसको चलाता हूं, इसमें भी कंसोल लॉग तो शो हो ही रहा है ना, it would and it should still be working fine. And this is the second feature of ES6, the fat arrow function. पहला फीचर क्या बताया आपने, मैप, दूसरा क्या बताया, फैट एरो फंक्शन। अच्छा अभी अगर ये दो पैरामीटर्स होंगे ना, दो पैरामीटर्स होंगे तो फिर हम इनको उसी तरह इनक्लोज करेंगे। अब मैंने भी आपको इनफैक्ट बताया कि जब आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अरे के इंडेक्स की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब आप मैप इस्तेमाल करते हैं तो ये इंडेक्सिंग को इंटरनली कंट्रोल करता है। अगर आपको चाहिए हो बाय फोर्स किसी पर्पस के लिए कि नहीं यार मुझे इंडेक्स भी चाहिए, तो फिर ये जो मैप में कॉल बैक फंक्शन होता है ना, इसका सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल होता है जो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इंडेक्स भी चाहिए अरे का, आफ्टर ऑल पर्सन इज एन अरे, और अरे के इंडेक्स तो होते ही हैं। तो अगर आपको चाहिए ही तो आप सेकंड पैरामीटर को आई या आईडीएक्स कोई भी वेरिएबल नेम दे दें। तो ये जो मैप क्या करेगा, हर आइटम को तो पिक करता ही है और उसको फंक्शन के पहले पैरामीटर में थ्रो कर देता है, दूसरा पैरामीटर इसके इंडेक्स को ले लेगा ऑटोमेटिकली। यानी पहला पैरामीटर क्या होगा, अरे का वो आइटम, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, उस आइटम का इंडेक्स नंबर। ये तो आपको पता ना, हर हर अरे के हर आइटम का एक इंडेक्स होता है। तो ये आईडीएक्स में या सिंपली मैं इसको सिंपलिसिटी के लिए आई कह लूं, ये वेरिएबल नेम्स आपकी चॉइस के। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ नेम के साथ इंडेक्स भी रिप्रेजेंट करूं या इंडेक्स भी शो करूं, तो मैं क्या करूंगा, आई और साथ में परफेक्ट। यहाँ पे हम्म आपको पता है कि अरे को यानी मैप जो है वो हर सूरत में सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करता है, आप डायरेक्टली कैसे कोई वैल्यू देंगे, नहीं दे सकते।
अगर देना चाहें तो आपको कस्टम लॉजिक लिखनी पड़ेगी इफ एल्स को इस्तेमाल करके, फिर दे सकते हैं आप। लेकिन इस केस में डायरेक्टली आप लेट सपोज चाहते हैं कि मैं चौथा इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहूं, मैप तो सारी अरे को ट्रैवर्स करेगा, आप डायरेक्ट चौथे को कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। देखिए ना, मैप का एसेंस देखें, मैंने अभी क्या बोला है कि मैप ट्रैवर्सेस एन अरे, ये नहीं कहा कि इट ट्रैवर्सेस अ पार्ट ऑफ एन अरे। जब इट ट्रैवर्सेस एन अरे, तो अरे में अगर 100 एलिमेंट्स होंगे तो ये लाजमन 100 दफा ट्रैवर्स होगा। तो हाउ कैन आई इनफैक्ट गिव इट 50 इंडेक्स मैनुअली? एग्जैक्टली, हर टाइम हर एलिमेंट उठ के आइटम में आएगा और उस आइटम का इंडेक्स आई में आएगा। मेक सेंस? अब देखिएगा, आई भी होगा और आई के साथ नाम भी होगा। यासिर अली 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अशबा 1 पे, इस तरह 2 पे 3 पे, ये देख लें यासिर अली 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे जो नाम है वो यासिर अली पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे अशबा पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे फराज पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड 2 फीचर्स ऑफ ES6 इन अ सिंगल लाइन। और जो काम मुझे 5-6 लाइनों में करना पड़ रहा था, आई हैव यूज्ड ओनली 1 लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ये मैं वो सिर्फ वो फीचर्स बता रहा हूँ जो बेटा जो जिनके बगैर रिएक्ट ना मुकम्मल है, बाकी साथ साथ बताऊंगा, लेकिन रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट ये 6 के ये फीचर आपको आने चाहिए। ये क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, इसके बाद अगर ये आपको समझ आ गया ना, तो अगले 2 फंक्शन बहुत आसान है और उसके बाद डायरेक्ट रिएक्ट है। आज ही एक फंक्शन और है, सॉरी एक मेथड और है अरे का ही, जो अरे पे ही ट्रैवर्स करता है, फिल्टर का। ठीक है, सो नाउ कम बैक टू दिस। आपको कॉल बैक समझ आ गया, आपको एरो फैक्ट एरो फंक्शन समझ आ गया, आपको अच्छा एक और चीज रह गई, सॉरी सॉरी एक तो याद नहीं रहती, ये अशबा का क्वेश्चन रह गया। अगर इस फंक्शन को हम यहां लिखते हैं और कॉल करते हैं कहीं पे, मिसाल के तौर पे मैंने ये फंक्शन ये लिखा, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। अब ये जो फंक्शन लिखा है इसको तो नाम से कॉल कर सकते हैं हम, भाई इस फंक्शन को कॉल करना हो तो कैसे करेंगे? इसका तो कोई नाम ही नहीं है। इसके लिए जबरदस्त फीचर है कि आप इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो मैंने बात बोली थी कि फंक्शन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल। तो जब ये फंक्शन है तो इट्स एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज स्टोर्ड इनटू द दिस फंक। मेकिंग सेंस? अब आप फंक्शन कॉल करते हैं, ये वेरिएबल नेम जहां कॉल होगा वहां फंक्शन बन जाएगा। दिस इज अनदर फीचर ऑफ ES6। इसमें भी किसी को मसला तो नहीं है। अब आपका ये प्रॉब्लम जो था कि जब वो एनोनिमस है, जब उसका नाम ही नहीं है, अच्छा ये एनोनिमिटी या बगैर ये कॉल बैक फैक्ट एरो फंक्शन बगैर नाम के किस लिए यूजेबल है? क्योंकि अब देखें ये बहुत ज्यादा यूज होगा एज अ कॉल बैक। तो फंक्शन को एज अ कॉल बैक हम जब पूरी फंक्शन की डेफिनेशन लिखने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा सिंटैक्स बन जाएगा। तो जब नॉर्मली आपको यूज करना तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसी फंक्शन को बतौर कॉल बैक कहीं पास करें तो वहां एरो फंक्शन पास करें बगैर नेम के, कोई मसला नहीं। समझ आ गई बात? अब ये आखिरी फीचर, ये फीचर था जो मैं मतलब मिस हो रहा था। कम बैक टू द नेक्स्ट वन। इसी पर्सन की अरे पे अब मैं लगाऊंगा फिल्टर का मेथड। मैं अगेन ये सारे फंक्शंस ये सारे मेथड किसके बता रहा हूँ? अरे के बता रहा हूँ। और मैं बेटा बार बार लास्ट क्लास में भी शायद पता नहीं कितनी दफा ये बात रिपीट की थी और एक्सट्रीम एग्जैजरेशन के साथ कि यार अगर आपको ये अपना मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़नी है ना, तो 3 चीजें आपको उनके ऊपर करना होगा: ऑब्जेक्ट अरे फंक्शंस, ऑब्जेक्ट अरे फंक्शंस। अभी तक चौथा पांचवी क्लास है, या अरे की स्पेसिफिकली अरे की तीसरी क्लास है, या एटलीस्ट दूसरी तो है ही। और दूसरी क्लास का मतलब 4 घंटे या 3 घंटे, डेढ़ घंटे की। तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे खप रहा हूं। पर्सन्स डॉट फिल्टर। अब आप मुझे हिंट देके बताएंगे ये क्या लेगा? ये भी एक कॉल बैक फंक्शन। अच्छा ये कहानी जो है ना, ये बाजू का अच्छे बड़े एक्सपीरियंस आदमी को समझ नहीं आती, हालांकि ये हिंट ही है कि फंक्शन में एज अ पैरामीटर क्या लेगा। प्रेडिकेट लेगा, वैल्यू लेगा, उसकी टाइप क्या होगी, नेम स्ट्रिंग। ये कॉलन के बाद जो चीज लिखी होती है वो स्पेसिफाई करती है टाइप की, फिर क्लास भी, ये सारी चीजें। तो फिलहाल अगर ये समझ नहीं आती तो आप इस नीचे वाली कहानी को पढ़ लें। अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स। अप टू 3 का मतलब क्या है?
पहले मुझे पैरामीटर और आर्गुमेंट में फर्क बताएं। और आर्गुमेंट क्या होता है? वैसे रास क्वेश्चन है लेकिन कोई जवाब क्यों जी जुनेद, क्या होता है पैरामीटर आर्गुमेंट्स? इंटरचेंजेबल यूज होते हैं, जहां से फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं वहां जो पास करते हैं वो क्या होते हैं? पैरामीटर। और जहां फंक्शन में रिसीव हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स। सिंपल। लेकिन अक्सर लोग इनको इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर कोई पूछ ले, जैसे मेरी तरह मेरी तरह मेरे सादे आदमी से किसी ने पूछा एरो फंक्शन और फैट एरो फंक्शन, उसने फैट एरो पूछा, मैं क्या पता नहीं कोई नवी बुला होती। एनीवेज, फिल्टर क्या लेगा? एक एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स। कौन कौन से? द फिल्टर मेथड कॉल्स द प्रेडिकेट फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। क्या ये वही चीज नहीं है? द फिल्टर मेथड कॉल्स द प्रेडिकेट फंक्शन। प्रेडिकेट फंक्शन का मतलब ये जो कॉल बैक फंक्शन है उसको देंगे कॉल बैक फंक्शन, समझे? ये इस कॉल बैक फंक्शन को अरे के हर एलिमेंट के लिए चलाएगा। तो मैप भी ये काम नहीं कर रहा था। मैप भी क्या कर रहा था? कॉल बैक फंक्शन को अरे के हर एलिमेंट के लिए चला रहा था। ऐसे ही कर रहा था ना? यानी अगर 7 एलिमेंट्स है तो मैप कितनी दफा चलाएगा? वो कॉल बैक फंक्शन 7 दफा चलेगा। तो इसमें भी यही काम होगा। मैंने इसमें भी मैं कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूं। अब मैं जब भी कॉल बैक फंक्शन दूंगा बेटा, मैं एरो फंक्शन दूंगा। तो उसमें भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? अच्छा, अप टू 3 आर्गुमेंट्स मैंने अभी एक दिया है, बाकियों की फिलहाल हमें जरूरत, जैसे मैप में भी इंडेक्स की ऐसा जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताया कि वो भी 3 लेता है, तीसरा भी लेता है, लेकिन जितनों की जब जरूरत पड़ेगी हम उस वक्त उसको पढ़ लेंगे। अब ये क्या कह रहा है जी? अब सेकंड में उसने कोई हिंट दिया है तो किधर गया? छोड़ो, परे मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहां पे फिल्टर जो है, जैसे मैप इस अरे पे ट्रेवर्स करेगा और अरे का हर एलिमेंट उठा के मुझे उसी तरह इधर अवेलेबल कर देगा। ठीक। यहां फिल्टर में और मैप में एक फर्क है। वैसे फिल्टर का मतलब क्या होता है आम जिंदगी में? प्योर करना या छानना, छान के अपने मतलब की चीज निकालना। अब फिल्टर का मतलब ये होता है कि मैं अगर इस पूरी अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स को निकालना चाहूं। मिसाल के तौर पे मेरी एज है 18, हालांकि कम है, चलो कोई भी। अब अशबा की एज है 23, फराज की एज है 22, 22, 22, 22। मैं ये चाह रहा हूं 34, मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे वो तमाम लोग चाहिए जिनकी एज जैसे समझ रहे हो, वो सड़ रहे हैं बेसिकली, और कोई मसला कोई नहीं है। उनको जो है ना जेलसी हो रही है। एनीवेज, मैं ये चाहता हूं इस पूरी अरे में से मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी एज 25 से कम है, उनको इनाम मिलना है। ठीक है। अब मैं क्या करूं? अब मैप तो नहीं लगा सकता भाई, क्यों? मैप तो सारों को ट्रेवर्स करेगा और सारे ही रिटर्न करेगा। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर पे मैं कंडीशन दे सकता हूं। जैसे अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सारे वो बंदे चाहिए जिनकी एज 25 से कम है। तो मैं यहां क्या करूंगा? हर एलिमेंट मुझे किस में मिलेगा? आइटम में। तो मैं क्या करूंगा? आइटम डॉट एज इज लेस देन 25। अब ये जो फिल्टर है ये अरे के हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा, लेकिन रिटर्न किसको करेगा? मैंने आपको कहा ना कि अगर एक एक्सप्रेशन हो तो यहां एक्सप्लिसिट रिटर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात जान ले बेटा, इस पर्सन मैप के केस में भी और फिल्टर के केस में भी, मैप भी एक नई अरे रिटर्न करता है और फिल्टर भी एक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी अगर मैं लेट सपोज मैप को यहां पे कॉन्स्ट नेम्स करूं ना, तो मैप पर्सन पे ट्रेवर्स किया इसने और इन सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करके एक नई अरे रिटर्न की। यानी अगर मैं यहां ये ना करूं, कंसोल ना करूं, कंसोल नहीं हो रहा, लेकिन ये मैप पर्सन पे ट्रेवर्स करके एक नई अरे रिटर्न कर रहा है जिसको मैं किस में स्टोर कर रहा हूं? नेम्स में स्टोर कर रहा हूं। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई?
अब समझ आ जाएगी ना जब मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो। अब उसने सिर्फ क्या दिया, एक अरे दी जिसमें सिर्फ नाम है, और ये हुआ क्या, मैंने कहा मैप को कहा कि पर्सन्स पे इटरेट करो, जस्ट मेक इट सिंपल, ये भी हटा दें। मैप पर्सन्स पे इटरेट करेगा, पर्सन में से हर एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट उठाएगा, पूरे ऑब्जेक्ट को आइटम में अवेलेबल कर देगा, और आगे मैं कर रहा हूं कि रिटर्न क्या करूं, मुझे उस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ नाम निकाल के रिटर्न करो। तो उस पूरे ऑब्जेक्ट में से डॉट क्या निकाल रहा है, ये जब रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न होकर किधर जा रहे हैं, इस अरे में सेव हो रहे हैं नेम्स की। अच्छा, इसको कैसे पता चला नेम अरे है? गॉट इट। अब ये नेम्स को जब मैंने डिस्प्ले किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, सिर्फ नाम मिला। बताने का मकसद क्या था कि मैप रिटर्न्स अ न्यू अरे। इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बोला था म्यूटेशन और इम्यूटेशन, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। मैप डजंट म्यूटेट द अरे, यानी वो जो एग्जिस्टिंग अरे है उसको नहीं छेड़ता, नई अरे रिटर्न करता है। म्यूटेट का मतलब क्या होता है, जो अरे है, ओरिजिनल अरे है, उसमें चेंज करना। ये क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। उसने नई अरे रिटर्न की, एग्जिस्टिंग वाली को नहीं छेड़ा, तो ये क्या है, इम्यूटेबिलिटी है। मेक सेंस? एनीवेज, नाउ वंस अगेन कम बैक टू द फिल्टर। अब जब मैंने ये काम किया है ना, तो देखें पर्सन्स डॉट फिल्टर, पर्सन्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 7। फिल्टर कितने एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगा, 7 को। रिटर्न कितने करेगा, जितनों के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब ये भी एक नई, ओरिजिनल को नहीं छेड़ता, ओरिजिनल पे ट्रेवर्स जरूर करता है, चेंज उसमें नहीं करता, म्यूटेट उसको नहीं करता, बट इट रिटर्न्स अ न्यू अरे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये न्यू अरे, अब मैं जरा इसको भी उसी तरह कॉन्स्ट और फर्ज कर लें, और मैं इसको दूं जी कंसोल डॉट लॉग TRS। अब जरा मैं पहले मैनुअली देख लेता हूँ, गिन लेता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि एग्जीक्यूट करके वो आउटपुट सेम आ रहे हैं नहीं। 25 से कम कितने लोग हैं, ये 25 से कम नहीं है, 25 है, ये काउंट नहीं होगा, बिकॉज लेस देन है, लेस देन इक्वल नहीं है, सॉरी, कंप्लीट डेटा देगा। ये 25 से कम नहीं है, ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4, 7 में से कितने देने चाहिए उसे, 4 देने चाहिए। और वो 4 कौन से, जिनकी एज 18 23 22 और 22। अगर मैं 7 25 वाले शामिल करना चाहूं, व्हाट आई विल बी डूइंग इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 18 23 22 22 25 25। ऐसा नहीं है कि ये काम हम मैनुअली नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उस पर बहुत जोर लगता है। लॉजिक सोचे मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4-5 लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, इफ एल्स की लॉजिक लगानी पड़ेगी बीच में, काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज डन बाय द फिल्टर इटसेल्फ इंटरनली। सो अरे का काम भी क्या है, सॉरी फिल्टर का काम भी क्या है, अरे को ट्रेवर्स करना, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, न्यू अरे consisting of only those elements for which given condition is true। अच्छा, ये गिवन कंडीशन कहीं भी ट्रू हो सकती है। ये अब मैंने सिर्फ एज पे लगाया ना फिल्टर, आप इसको ट्रू फॉल्स पे लगा लें, कितने लोग मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको ये करता हूं, आइटम डॉट मैरिटल स्टेटस इक्वल 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 ट्रू, कितने लोग शादीशुदा हैं उनको बोनस मिलेगा, तुम्हारे महरूम होंगे। ठीक है, सो कितने लोग शादीशुदा हैं ये मुझे करना है। तो अब ये 3 इक्वल्स का क्या मतलब होता है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन है, कि वैल्यू भी कंपेयर करेगा और उसकी टाइप भी कंपेयर करेगा। तो अब मुझे सिर्फ मैरिड खुशकिस्मत लोग रिटर्न होंगे, जो बेचारे महरूम होंगे वो नहीं रिटर्न होंगे, और वो 3 ही है जनाब। यासर साहब पहले नंबर पे, शाहिद साहब दूसरे नंबर पे, और तीसरा थोड़ा सा झूठ हो गया, पर चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी तुम मजे करो। तो
वैद साहब भी मेरे ख्याल में महरूमों में शुमार होते हैं। एनीवेज, जल्दी जल्दी शादी करें ताकि आप भी स्टेटस में आए। तो ये समझ आ गया जी। फिल्टर का फंक्शन, ये भी ES6 का फीचर है। फिल्टर, मैप, एरो यानी फैट एरो, कॉल बैक। कॉल बैक वैसे नॉर्मल वेनिला जेएस में भी चलता है, लेकिन इनफैक्ट एनीवेज, आखिरी फंक्शन उसके बाद रिएक्ट। अच्छा, मैं बार बार रिएक्ट इसलिए कह रहा हूँ ना, कुछ लोग जो है ना भाग ही ना जाए यार, असली तो रिएक्ट पढ़ना है सर, कोई और कहानियां शुरू कर दी सर कोई और कहानियां शुरू कर दी, लेकिन बेटा जी, लोगों ने रिएक्ट का नाम सुना है ना, हवा है, रिएक्ट इन्हीं चीजों पे मुश्तमिल है, और क्या है, या रिएक्ट ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव वन लास्ट फंक्शन ऑफ ES6 एंड देन वी विल मूव। इसी पर्सन की अरे पे जाएंगे और इस पे लगाएंगे डॉट फाइंड। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा एज अ पैरामीटर, और उस कॉल बैक फंक्शन में इसको भी कोई आइटम मिलेगा। और ये भी कंडीशन लेगा फिल्टर की तरह। मैं इसको भी देता हूं जी, फॉर एग्जांपल आई मीन एज इज लेस देन 25, सेम कंडीशन, एवरीथिंग इज सेम। जरा मुझे फर्क आपने बताना है। इसको मैं कहता हूं जी कॉन्स्ट पर्सन कंसोल डॉट लॉग पर्सन। सिंटैक्स समझाने की अब जरूरत नहीं है ना। फाइंड ने अरे पे ट्रेवर्स किया, हर ट्रेवर्सल पे यानी हर आइटरेशन पे एक आइटम उठा के वो कॉल बैक फंक्शन में थ्रो कर देगा या अवेलेबल कर देगा, और उस पे मैंने, सॉरी ये एज नहीं, ये आइटम डॉट एज है, बिकॉज इस आइटम में मुझे क्या मिलेगा, इंटायर ऑब्जेक्ट। तो अरे एज तो आइटम के अंदर है ना, ठीक। और ये मुझे रिटर्न करेगा कुछ, वो कुछ क्या है उसका जवाब आप देंगे मुझे। इट हैज रिटर्न मी ओनली वन, वन ऑब्जेक्ट। क्यों? अच्छा, इसने मुझे वन ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, फिल्टर ने मुझे अरे रिटर्न की, तो फर्क क्या हुआ दोनों में? एक ही फर्क हुआ जो सर ने बता दिया फाइंड रिटर्न्स सिंगल ऑब्जेक्ट, फिल्टर रिटर्न्स मल्टीपल। अभी भी कोई फर्क समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? देखें, एग्जैक्टली फाइंड को जब पहली मैचिंग मिलेगी, ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये पूरी अरे को दोबारा आगे नहीं जाएगा, यानी इट विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग एन अरे, जहां इसको पहला मैचिंग रिजल्ट मिलेगा ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे किसी को कंपेयर नहीं करेगा। जबकि फिल्टर उसको जितने मैचिंग रिजल्ट मिलेंगे वो सारे उठा के लाएगा, इसलिए फिल्टर मेथड रिटर्न्स एन अरे, फाइंड मेथड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, ये फर्क है बस। आई रिपीट, फिल्टर को कोई कंडीशन देंगे तो जितने आइटम्स कंडीशन को मैच करेंगे वो सारे उठ के आएंगे, दैट्स व्हाई फिल्टर रिटर्न्स एन अरे। अनलाइक फिल्टर, फाइंड रिटर्न्स द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट इन अरे, बाकी 600 बेशक पड़े हो, जहां इसको पहला मिल जाएगा वहीं से उठ के वापस आ जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। बाकी सिंटैक्स सेम, सब कुछ सेम। फाइंड रिटर्न्स सिंगल ऑब्जेक्ट, फिल्टर रिटर्न्स एन अरे न्यू अरे, मैप रिटर्न्स अ न्यू अरे, वगैरह वगैरह। तो ये तीन बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम ES6 अप टू दिस पॉइंट। इतना कुछ हजम हो जाए तो मेरे ख्याल में अब काफी एसेंस समझ जाएंगे कि हाउ डज या हाउ इज ES6 एडवांस्ड देन दैट ऑफ नॉर्मल वनीला JS। आपने कहा था कितने रिच फीचर्स और कितनी चीजों की सपोर्ट, अभी रिड्यूस फंक्शन है, बाकी बहुत सारे और भी इसकी वो चीजें हैं। आखिरी चीज फिर याद आ जाती है कोई ना कोई, सॉरी फॉर दैट। स्कोप, लेट वार कॉन्स्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। लेट और वार और कॉन्स्ट, मैंने कहा था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम 3 कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेट वार कॉन्स्ट। अच्छा, नॉर्मली मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी, ये जो
मैंने ये नहीं है कि आप पिछली चीजों को अंडर एस्टिमेट कर लें। आप कहेंगे नहीं वो जो पहला वाला फंक्शन जो गया सत्यानाश, नहीं, स्टिल दे आर यूज्ड, सिनेरियो है डिफरेंट, ठीक है, तो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उन्हें नहीं पूछना फिर एक क्यों पढ़ाया जे। एनीवेज, मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने इसमें लिखा जी लेट ए इक्वल्स टू 90, और मैं इसको कॉल कर देता हूं जी कंसोल डॉट लॉग व्हाट शुड बी प्रिंटेड, ए 90। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुझे मतलब मेरी कहानी नहीं चाहिए, मुझे इससे ये बता दें कि आउटपुट में क्या आएगा। 90 आएगा आपके ख्याल में? आपके ख्याल में क्या आएगा? 90 आएगा, दैट्स ग्रेट। आपके ख्याल में सर? कुछ नहीं आएगा आपके ख्याल में? 90 आना चाहिए, नहीं, ट्रस्ट योरसेल्फ। गलत है या दुरुस्त है वो बात की बात है, लेकिन चाहिए वाला काम ही नहीं होता इधर, यहाँ है या ना है। अगर मगर कहानी सुननी नहीं है भाईजान, क्या यस करें या नो करें? क्या कुछ नहीं आएगा? ओके जी, नहीं मैं कहानी सुननी नहीं भाई, कहानी नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी थोड़ी है ना देते नहीं कहानी। अच्छा, आइंदा आपने कुछ भी नहीं कहना, जवाब देना है, नल आएगा, अनडिफाइंड आएगा या एरर आएगा, ये कुछ नहीं होता। गॉट इट? अच्छा, आपको रीजन बताएगा क्यों? एग्जैक्टली exactly. देखिए यही चीज तो समझाने के लिए ये तरद्दुद किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, A is available only in the block in which it is declared। एक मिनट मुझे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, एरर आने की वजह क्या है कि ए सिर्फ उसी ब्लॉक में अवेलेबल है जिस ब्लॉक में ये ब्लॉक की बात कर रहा हूं, और ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? करली ब्रैकेट्स। चाहे वो इफ की हैं, चाहे वो लूप की हैं, चाहे वो फंक्शन की हैं, ये सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। सर कैसे हैं आप? कहाँ तशरीफ फरमा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। और नहीं सर, मैं जिथे बैठा हूं तो सर्विस ना हुई तो फिर तो गल ही मुक गई। हेलो हेलो हेलो। भाई साहब व्हाट्सएप पे आ जाएं, अगर वो इस पे नॉर्मल सिम्स का मसला है तो, अगर आपके पास वो है एक्सेसिबिलिटी। लेट इज अ ब्लॉक स्कोप्ड, लोकल नहीं बात करनी, लेट इज अ ब्लॉक स्कोप्ड। यही ए अगर बाहर में अवेलेबल करवाना चाहूं तो क्या तरीका है? वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर देना। दैट्स गुड। अब क्या आएगा जरा तुक्का लगाएं। डिक्लेयर बाहर हुआ, साइन अंदर हुआ। रिटर्न तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, रिटर्न तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अनडिफाइंड, अच्छा, अगर मैं इसको लेट के बजाय वार कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं नाइन्टी कर दूं, इस ए में कौन सी वैल्यू आएगी? 89 ही आएगी।
क्लियर है? नॉर्मली पता है लोग तुक्कों पे यूज करते हैं, आपको मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, बाकी कॉन्स्ट इन दोनों से अलग है, कॉन्स्ट का अलग से फर्क समझाऊंगा। वार और लेट का फर्क समझ लें। जब आपको कोई वेरिएबल ग्लोबल करना हो वार इस्तेमाल करते हैं, और जब आपको लोकल करना हो तो लेट इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बहुत रेयर केस में आप वार इस्तेमाल करेंगे। वार, ये वी आर वार, ब्लॉक स्कोप्ड के लिए। लेट कॉन्स्ट का काम ये होता है, अच्छा कॉन्स्ट के स्कोपिंग की अभी मुझे भी नहीं, खैर मैंने ट्राई किया क्या होता है, पर इसका स्कोपिंग आप चेक कर लीजिएगा। कॉन्स्ट का यूज ये होता है कि जब आप ये चाहें कि किसी भी वेरिएबल को रीअसाइनमेंट ना हो सके। कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को कांस्टेंट बना रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मिसाल देता हूं, आपने यहीं आ जाए नीचे, आपने एक लिखा जी कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू, या ए तो ऊपर यूज हो गया, आप इसको कह लीजिए बी इक्वल्स टू 45। इससे पहले ये देख लें, लेट बी इक्वल्स टू 45, और आप इसको करें जी बी इक्वल्स टू, व्हाट इज गोइंग ऑन, बी इक्वल्स टू 90, देन करें कंसोल लॉग, या इनफैक्ट ये करें, तो इसका मतलब ये हुआ कोई मसला नहीं है। और अगर मैं कंसोल लॉग बी करूं, इसका मतलब ये होगा मैं बी में क्या असाइन कर रहा हूं 45, और बी को ओवरराइट कर रहा हूं किस एक और वैल्यू से 90। तो यहां कंसोल पे क्या आना चाहिए, एक वैल्यू में पहले से एक वैल्यू, एक वेरिएबल में पहले से एक वैल्यू पड़ी हो, आप दूसरी असाइन कर दें तो पहली क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। होगी, बिल्कुल होगी, और होनी चाहिए। अगर आप इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, बाद वक्त मिस्टेकनली बंदा कोई एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है प्रोग्राम में, नीचे नीचे जाके उसने उसमें मजीद फिर वैल्यू असाइन कर दी होती है, तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो रही होती है, उसको पता नहीं चल रहा होता वो क्या रहा है प्रोग्राम में। अगर आप इस बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो इस पर लेट की जगह क्या कर लें, अब भी वही काम हो रहा है, बी में एक वैल्यू असाइन हो रही है, क्या दोबारा मैं उसी वेरिएबल में क्या असाइन कर रहा हूं, होनी चाहिए। नहीं होगी, हाँ नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। वजह क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू द लेट बार और कॉन्स्ट। सिर्फ एक, सारे बातों में से एक बात, लेट को हमेशा तब इस्तेमाल करें जब आप ब्लॉक्ड स्कोप में रहना चाहिए। और ब्लॉक का मतलब क्या होता है, करली ब्रैकेट्स, रट्टा लगाने के लिए हालांकि दो प्रोफेशनल डेफिनेशन ये नहीं है। जब भी आप करली ब्रैकेट का मतलब, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, चाहे वो फंक्शन की हो, चाहे वो इफ की हो, एल्स की हो, चाहे वो लूप की हो, कहीं भी ब्लॉक हो और आपने उसी ब्लॉक में उस वेरिएबल को यूज करना है। अच्छा क्यों, वार भी चल जाता है। इसकी इंटरनल मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की खराबी ये है कि वार, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया वार का, वही काम करेगा जो लेट का करेगा। लेकिन मसला क्या होगा, वो वार से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल मेमोरी की वो लोकेशन उस वक्त तक ऑक्यूपाई रखता है जब तक आपका प्रोग्राम क्लोज नहीं होता। फायदा, एक फंक्शन है, उसमें 6 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, हर वेरिएबल ने मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई की हुई, 6 चौके 24। अब अगर वो वार के साथ डिक्लेयर्ड हैं 6 वेरिएबल, काम वही करेंगे, लेकिन वो मेमोरी में 24 बाइट उस वक्त तक ऑक्यूपाई करेंगे जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, जब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो गार्बेज कलेक्टर उसे कलेक्ट कर लेता है, वो मेमोरी को रिलीज कर देता है। समझ आई नहीं आई, मतलब अगर कोई रीजन पूछना चाहे कि क्यों नहीं ग्लोबल, व्हाट इज द डैमेज, व्हाट इज द फ्लॉ, तो जब आप कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो ग्लोबली का मतलब यह है कि ग्लोबल टू दैट होल प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम आपको नहीं पता कितना टाइम चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा वो वेरिएबल यूज हो या ना हो, उसने जगह ऑक्यूपाई रखी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चेयर, ये सारी चेयर्स हैं, मैं इन पे आपको बिठा दूं, इसका मतलब ये आप 1 घंटे के लिए हैं, अब आप जाएंगे ये चेयर्स खाली हो जाएंगी, ये है लोकल। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये है कि आप इस चेयर पे बैठे हैं तो आप अगले हफ्ते का टैग लगा के यहाँ चले जाए, यहाँ कोई और नहीं बैठ सकता, तो वीक डेज में कोई और यहाँ नॉर्मल क्लासेस के दौरान भी इस जगह को कोई यूज नहीं कर सकता। क्यों, आपने ग्लोबली से डिक्लेयर किया भाई, क्यों,
जब तक आपको चीज चाहिए तब तक आप उसे रिजर्व रखें ना, जब आपको नहीं चाहिए, जब आप चले गए हैं, तो somebody else should come here and should use that particular location. That's the concept कि ग्लोबल वेरिएबल्स को डिस्करेज किया जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि ट्राई टू यूज द ब्लॉक स्कोप wherever it is possible. लेकिन जहां एक्सट्रीम जरूरत पड़े तो देन यू कैन गो फॉर द वॉर, बट यूज लेट एंड कॉन्स्ट. ये समझ आ गई जी कि द मेमोरी विल रिमेन ऑक्यूपाइड as long as program will execute, but I don't want that particular scenario. Coming to the React just straight away, थोड़ा सा टाइम है ना, हम चल सकते हैं 10-15 मिनट से. मुझे 1 मिनट के लिए एक छोटी सी कॉल अगर करने दें, वो मेरे मेहमान है, शायद वो रास्ते में ही खड़े हैं कहीं. उबैद साहब हमारे साथ हैं आप? जी सर। कोई समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम, मसला, मसाइल? जी आ रही है, जब मसला ये हुआ तो बस उधर ही आऊंगा। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम. चलिए, ग्रेट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कारी साहब कैसे हैं आप? कहाँ तशरीफ फरमाए जी? तो सर आपने आना नहीं ना हमारी तरफ 2 बजे, तो अभी तशरीफ लाए ना सर. चले चले जरूर. नहीं नहीं, और तो कोई नहीं है, बस आपसे ही मुलाकात का शर्फ होगा हमें. तो बिस्मिल्लाह, बस फिर ठीक है ना, फिर तो कैसर साहब को भी बुला लेते हैं. अगर आप मैसेज कर दें, मैं असल में क्लास ले रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ कैसर साहब को. चले मैं देखता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट पे कर लेता हूँ यहाँ से फ्री होके. ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. चलिए, सो बहुत सारी बातें हुई बेटा, आई होप के सारी आपको याद रहेंगी और याद रहनी भी चाहिए. हम इस सारे को करते हैं क्लोज, और इसको भी करते हैं क्लोज, और इसको भी करते हैं क्लोज, और इसको भी करते हैं क्लोज. नहीं, ज्यादा जज्बाती नहीं होना. हम आते हैं जनाब मन रिएक्ट की तरफ. रिएक्ट के लिए आपको जो प्री रेक चाहिए ना, जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो ES6 या ECMAScript स्क्रिप्ट 6 से ऊपर चीज चलती है, वो सारी की सारी किस पे चलती है? आपकी नोड पे चलती है. वैसे रिएक्ट को आप नोड के बगैर चला सकते हैं, लेकिन वो ES6 और बाकी उसके सारी एसेंस और फीचर्स और बंडलिंग और मॉड्यूल बंडलर और कंपाइलर और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करेंगी. अभी मैं रिएक्ट का बेसिक एनवायरनमेंट सेटअप करता हूँ, रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन चला के आपको दिखाता हूँ, और कल समझाऊंगा कि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसके बिहाइंड द सीन कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और हर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है तो आपने जाना है यहाँ पे ब्राउजर में, और यू हैव टू गो टू द साइट Node.js. ठीक है, सिंपल गूगल पे Node.js लिखें और यहाँ पे आप आ जाए Node.js. इस Node.js.org पे जाएं और आप सिंपली ये जो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर LTS वर्जन है, LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट. ये स्टेबल वर्जन होता है, ये अभी बीटा शीटा चल रहा होता है, आई मीन अभी वो स्टेबल नहीं होता. ये स्टेबल होता भी है तो उसकी सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, कम्युनिटी सपोर्ट. आप ये वाला डाउनलोड करेंगे, ये बिल्कुल जिस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, और आप उसे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन विजार्ड चलेगा, और आप नेक्स्ट 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 करके तो अपने सिस्टम में उसे इंस्टॉल कर लेंगे. ये काम आई होप हो जाएगा आपसे. मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग विद फॉर दैट. करंट वर्जन जो रिकमेंडेड LTS है वो 16.13.2 है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जब इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, विंडो R कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ CMD लिखना है, चेक करना है कि आपका नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं है. ठीक है, तो आपके ने क्या करना है, नोड -v करना है आपने. दैट्स वर्जन 14.16.0. इसका मतलब मैं एक दो वर्जन पीछे हूँ. ठीक है, दैट्स समथिंग इंटेंशनल, क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो वो प्रोजेक्ट जिस वर्जन में बना होता है आपको उसको फॉलो करना पड़ता है. तो मेरे पास बेसिकली एक और टूल है NVM, जिसमें मैं एक ही वक्त में नोड के 6-7 वर्जन भी कर सकता हूँ. वो एक एडवांस चीज है. बार नहीं, अभी क्या बोला है कि मेरे पास एक टूल है NVM,
एनवीएम से क्या होता है कि आप एक ही वक्त में अपने सिस्टम में नोड के डिफरेंट वर्जन्स को चला सकते हैं। अब एक प्रोजेक्ट बना है जो 4 साल पहले बना है नोड 10 में, अब आ चुका है नोड 16, दे वुड बी अ डिफरेंट। तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या करें, आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को नहीं बदलेंगे, जाहिर प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा होता है, आप अपना नोड का वर्जन 10 इंस्टॉल करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप एग्जिस्टिंग आयन इंस्टॉल करेंगे? नहीं। उसके लिए फिर एक और टूल है एनवीएम, नोड वर्जन मैनेजर। सॉरी, मेरे वो दूसरे सिस्टम में है जो ऑफिस का नहीं। तो उसमें ये है, एनवीएम से आप एक ही वक्त में नोड के 2 वर्जन, 3 वर्जन, 4 वर्जन, ठीक है। अब मेरे पास नोड 12 भी वहां इंस्टॉल्ड है, उसकी वजह मजबूरी थी, एक पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो नोड 12 पे चल रहा था, और मेरा अपना जो करंट है वो 16 पे चल रहा है। एनीवेज, कर सकते हैं, मतलब नोड के वर्जन चेंज कर सकते हैं, चला नहीं सकते। बाज़ औक़ात हो सकता है चल भी जाएं, लेकिन बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं लाइब्रेरीज के, क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते हैं हम रिएक्ट में। ओके, यहां तक कोई सवाल? और होगा ना, मैं यही कह रहा हूं ना, होगा, ये हो सकता है, ये चल सकता है, लेकिन बीच में बाज लाइब्रेरीज के कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। मैंने ये लफ्ज नहीं किया कि आएगा, मैंने कहा आ सकता है। अल्फाज की इंटेंसिटी पे गौर किया करें ना, आ सकता है, तो जब आ गया तो फिर क्या करेंगे? उस रोले से बेहतर नहीं है कि आप वर्जन में पहले ही मैच कर लें? फिर जो बीच में ढूंढते फिर यार केड़ी लाइन में एरर है, केड़ी लाइब्रेरी में मसला है, केड़े पंगे में इशू, तो बेहतर है कि आप एनवीएम कर लें और एक ही वक्त में अपने सिस्टम में नोड के 2-3 वर्जन। लेकिन ये इसकी आपको उस वक्त तक जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप एक हाईली प्रोफेशनल फुल स्टैक डेवलपर नहीं बनते, तब तक आपको वर्जनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है कंपनीज में, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो तब आपके वर्जन्स के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और तब आप एनवीएम वगैरह और इनकी जरूरत पड़ती है। एनीवेज, नोड इंस्टॉल हो गया, आई हैव मेड श्योर कि नोड इंस्टॉल हो गया, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए आपको। स्ट्रेट अवे एक चीज पे आपने बहुत ज्यादा जाना है बेटा, बार बार इसको मैं रेफर करूंगा और मैं खुद भी वहां से जाऊंगा। आपने जाके रिएक्ट, वैसे मुझसे इंटरव्यू में पूछा जी रिएक्ट का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, साडी बुला जाने, असि कदे जहमत ही नहीं की थी। इसलिए पहले देख ले रिएक्ट का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है। इस तरह के जो सिली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो रिएक्ट वर्जन 17.0. अच्छा 0.2 बेशक ना पता हो, ये पता हो 17 से ऊपर ही है। सो व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट? इट्स 17। ये डॉक्यूमेंटेशन है बेटा, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट रिकमेंडेड वे इन फैक्ट टू टॉक टू क्रिएट द एप्लीकेशंस। डॉम का आपको पता है ना, तो अब आपको वर्चुअल डॉम की कहानी सुनाएंगे, लेकिन उज़ैर अभी कहानी सुनाई तो फिर आप कहेंगे यार रिएक्ट आज फिर रह गई। आप कहानी आगे चल के सुनाएंगे, हालांकि वो जरूरी है। रिएक्ट के बहुत सारे तरीके हैं स्टार्ट करने के जी, ट्राई रिएक्ट है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, सारा कुछ है, वो है, वो है। फेसबुक, ये रिएक्ट पता है किसकी है? फेसबुक की। इसे कौन ऑन कर रहा है और कौन इसे बैक कर रहा है और कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? फेसबुक सपोर्ट कर रहा है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस के लिए इतना ही काफी है कि इसको फेसबुक सपोर्ट कर रहा है। दुनिया के बड़े जाइंट्स, टेक्नोलॉजी जाइंट में से फेसबुक एक है। तो फेसबुक खुद भी रिएक्ट को यूज कर रहा है इंटरनली अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, इवन दो फेसबुक अपनी मोबाइल एप्स के लिए भी रिएक्ट नेटिव यूज कर रहा है। रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं मोबाइल एप्स के लिए, लेकिन उसमें बाद में आऊंगा। सो तो फेसबुक जब यूज कर रहा है तो फेसबुक ने हमें तरीका बताया हुआ कि रिएक्ट एप्लीकेशन बनानी कैसे है। तो उसने एक टेम्पलेट दी हुई है, क्रा। क्या? क्रा स्टैंड्स फॉर क्रिएट रिएक्ट ऐप। अच्छा, क्योंकि मैंने ये एक टेम्पलेट है, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपने जब भी रिएक्ट इस्तेमाल करना है तो क्रा टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है, जरूरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है। उसकी वजह क्या है? अगर आप ये क्रा टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सारी फोल्डर कॉन्फ़िगरेशंस खुद करेंगे, व्हिच इज अ वेरी हेक्टिक टास्क। इवन द एडवांस डेवलपर्स डोंट बॉदर टू डू दैट। कि भाई आपने फिर डेवलपमेंट कब करनी है, पहले 3 दिन तुसी फोल्डर स्ट्रक्चर समझने दिला देने, ठीक है। तो आप क्या, मैंने क्या लिखा, क्रा रिएक्ट। क्रा का मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप। अच्छा मैं इस पे जाता हूं, इससे पहले मुझे क्रा की, अच्छा यहां पे देखें, इधर देखिएगा गिटहब पे। इस गिटहब की इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूं कि इतनी बड़ी कंपनीज भी किस पे रिलाय कर रही हैं, इसलिए मैं गेट 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 कर रहा होता हूं। एनीवेज, मैं वैसे तो ये पहला रिजल्ट भी था, ये ऑफिशियल साइट पे लेके जाएगा, लेकिन मैं इंटेंशनली यहां पे आया हूं। ये रेपो किसकी है बेटा? ये फेसबुक की रेपो है।
और फेसबुक की रेपो में आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप है क्या? ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब पता ना आपको क्या होता है, कि उसमें कुछ सैंपल चीजें पहले से बनी होती हैं, या इसमें सैंपल चीजें तो नहीं बनी होती, एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट और फोल्डर स्ट्रक्चर या फोल्डर हायरार्की बनी बनाई होती है। क्लियर? तो हम इस क्रॉ को इस्तेमाल करेंगे, क्रॉ टेम्पलेट को। और क्रॉ मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप। और आप इस नीचे जाएं तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकते हैं सिर्फ इसे एक कमांड को लिखने से, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं करूंगा ये प्रैक्टिकली, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। वैसे लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये इस पे समझने पे फोकस करें, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ अवेलेबल है। एक तो ये फेसबुक की ऑफिशियल रेपो है, ठीक। और किसी भी गिटहब की रेपो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा कहां से लगाया जा सकता है? इसके वॉच से, इसके फोक्स से और इसके स्टार्स से। ये स्टार्स क्या होते हैं, फोक्स क्या होते हैं, वॉच क्या होते हैं, इन पे भी कभी बहस करेंगे। पुल पे और इश्यूज वगैरह पे था, ये सारी चीजें इसकी पॉपुलैरिटी का सबूत होती हैं। एनीवेज, अच्छा, क्रॉ टेम्पलेट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेम्पलेट को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहली चीज आपने ये समझ ली कि अच्छा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में खुद ये क्या कह रहा है कि आपने रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। और इसका तरीका भी है, उससे पहले आपने ये क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी क्रॉ बजाते खुद इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में। क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको क्या देगी, आपके फोल्डर की स्कैफोल्डिंग देगी। एक लफ्ज बता रहा हूं, क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको क्या करके देगी, फोल्डर की प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग करेगी। स्कैफोल्डिंग का मतलब वही जो मैंने पहले देसी जुबान में समझाया, उसको आप टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर, उस फोल्डर स्ट्रक्चर में जो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स रिएक्ट ऐप को चलने के लिए रिक्वायर्ड है, वो खुद ब खुद सेटअप करके देगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं इसको? ये कौन करके देगा? क्रॉ। तो क्रॉ को यूज करने के लिए पहले खुद उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब पहली बात तो ये होगी जी, हम क्रॉ टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। दूसरी बात, इंस्टॉल कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक और टूल है, npm। npm कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। किसको बोलते हैं? अच्छा, इट्स नथिंग बट इट्स अ लाइब्रेरी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। ऑनलाइन एक डेटाबेस है जिसमें पूरी दुनिया से लोग पैकेजेस बनाते हैं, लाइब्रेरीज बनाते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और हम npm को इस्तेमाल करते हैं जो भी हमें पैकेज या लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है। जैसे पहले होता था ना, हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए तो हम क्या करते थे, मैनुअली जाते, उसको डाउनलोड करते, उसका लिंक अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते और फिर से यूज करते। दैट वाज अ क्वाइट हेक्टिक टास्क, कॉन्फ़िगरेशन बहुत हेक्टिक थी। अब हम क्या करते हैं, सिंपल एक कमांड लिखते हैं, सारी लाइब्रेरी डाउनलोड होकर खुद बहुत कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो npm क्या है, हमारा पैकेज मैनेजर। तो हम यानी सिंपली पैकेज मैनेजर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, अपनी रिएक्ट और नोड एप्लीकेशन में जब भी कोई इंस्टॉलेशन करनी होती है, किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की सपोर्ट चाहिए होती है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नोड पैकेज मैनेजर। एक टूल हम पहला मैंने कहा जी हम नोड इस्तेमाल करेंगे। नोड क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट, जो आपको प्लेटफॉर्म देगा जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए। दूसरा हमने कहा जी क्रॉ टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे, वो क्या देगा आपको, प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग। तीसरा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, npm नोड पैकेज मैनेजर। जितने भी हम लाइब्रेरीज अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, लाइब्रेरी से मुराद ये क्रॉ खुद एक लाइब्रेरी है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, एस सी ए एफ ओ एल, ये डबल एफ ओ एल डी आई एन जी की, इस तरह की स्कैफोल्डिंग। रिएक्ट खुद भी एक लाइब्रेरी है, जो क्रॉ टेम्पलेट है वो खुद भी एक लाइब्रेरी है। तो ये सारा कुछ हम कहां से लेंगे, npm से लेंगे। तो npm में अगर आप जाएं तो ये आपको कुछ भी नहीं, बल्कि यहाँ पे देखिएगा, अभी आपने जो पूछा ना रिएक्ट खुद एक लाइब्रेरी है, तो मैं यहाँ पे, ये npm की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी रिएक्ट, ये आ गया रिएक्ट। कितने लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ये देखें, इसके पर वीक डाउनलोड, किसी को काई दाई आती है तो वो गिन के बताए कितने करोड़ बनते, मिलियन ना, सादा देसी जुबानी में कितने करोड़ बंदा है यार, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़, 14 करोड़ लोग पर वीक डाउनलोड करते हैं इसको।
इसके कॉम्पिटिटर है Vue.js और AngularJS। लेट्स टॉक अबाउट 14 करोड़ 75 लाख, यानी समझे अराउंड 15 करोड़ पर वीक डाउनलोड, पर मंथ नहीं, पर वीक डाउनलोड, वीकली डाउनलोड्स। और इसके कॉम्पिटिटर हैं एंगुलर और, कॉम्पिटिटर तो नहीं कह सकते प्योरली, लेकिन मतलब इन पैरेलल टू दिस इसी तरह की टेक्नोलॉजीज है जी। और इसको कितने लोग यूज करते हैं? 5,48,000। 15 करोड़ वर्सेस 5 लाख। तीसरा Vue.js। ये साथ साथ में इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि npm से हम क्या लेते हैं। npm से ये सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड होती हैं, ये पैकेज मैनेज। व्यू रिएक्ट के बाद सेकंड पॉपुलर, और हो सकता है कि रिएक्ट तक पहुंच जाए, ये बहुत अच्छा है ये भी। 30 लाख, फिर भी 15 करोड़ वर्सेस 30 लाख वर्सेस 5 लाख। दैट्स व्हाई रिएक्ट इज अ बिट वाइडली in fact used. Anyways, हर किस्म का फ्रंट एंड, ब्लॉकचेन आप लिख रहे हैं उसका फ्रंट एंड रिएक्ट में लिख सकते हैं। आप कोई मेटावर्स की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप उसका फ्रंट एंड रिएक्ट में लिख सकते हैं। आप कोई क्रिप्टो करेंसी लिख रहे हैं, उसके लिए फ्रंट एंड, आप क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज बना रहे हैं, उसके लिए आप फ्रंट एंड रिएक्ट बना सकते हैं। व्हाई व्हाट नॉट? ठीक है, 15 करोड़ लोग पर वीक है, को चले तो नहीं ना। ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल में स्टार्ट इसको हम कल ही करेंगे। वंस अगेन गालो तो ही पहुंच जाए, लेकिन हम एटलीस्ट पहुंच चुके हैं उसकी थ्रेशोल्ड पे। 3 टूल्स बेटा इनको आपने पढ़ना है। प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्रॉ। पैकेज मैनेजमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी? npm। जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए जो रन टाइम हम इस्तेमाल करेंगे वो Node.js। Node.js जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग यूजिंग क्रॉ, क्रिएट रिएक्ट ऐप recommended by the Facebook itself। और पैकेज मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन के लिए npm। और फिर टास्क या कमांड रनर एक चीज होती है जिसके लिए हम npx इस्तेमाल करेंगे। बट अगेन इन सारी चीजों को मैं ओवरव्यू कल क्लास से पहले फिर दूंगा 2-3 मिनट के लिए, और फिर we'll straight away jump into the React. Tomorrow's lecture is going to be very important. I would suggest and request all of you to be in time over here so that we can in fact have a detailed discussion on that. So if there is any question, you are welcome here. आज का जो एसेंस था वो ES6 के फीचर्स, और 4 ही फीचर्स पढ़ाए हैं। मेरे ख्याल में इनको अगर रात लगाएं तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। टास्क कल का आपका ये है, जाजिब साहब। अच्छा सॉरी, 2 मिनट मजीद। टास्क आपका ये है कि आपने ये जो इस तरह की अरे मैंने पर्सन्स की बनाई है ना, इस तरह की आपने पर्सन्स की अरे डिक्लेयर कर, सॉरी प्रोडक्ट्स की अरे डिक्लेयर करनी है। और उस प्रोडक्ट की अरे में आपने एक फंक्शन लिखना है, जिस फंक्शन को हम एक, ये सारा कुछ यूजिंग ES6 फीचर करने हैं। ठीक है, एक फंक्शन सर्च का लिखना है, एक ऐड का लिखना है, एक रिमूव का लिखना है। 3 फंक्शंस। एक ऐड न्यू आइटम्स टू एन अरे, प्रोडक्ट की अरे खाली डिक्लेयर करनी है, यूआई नहीं चाहिए मुझे, सारा कुछ बेशक कंसोल पे हो जाए। एक फंक्शन लिखना है ऐड न्यू आइटम, न्यू प्रोडक्ट, एक फंक्शन। दूसरा रिमूव द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन आईडी, हर प्रोडक्ट की आईडी यूनिक रखनी है। करना है ना भाईजान, फंक्शन डिक्लेयर करना है। केड़े केड़े जमानों में रह रहे हो तुम? बाकायदा फंक्शन क्या करें, जब आप उस फंक्शन को कॉल करें तो कॉल करते वक्त एक ऑब्जेक्ट पास करें, वो ऑब्जेक्ट उस अरे में जाके ऐड हो जाए जो आपने अरे डिक्लेयर की होगी। टू एन अरे, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अरे, सर्च द एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। एक फंक्शन लिखें जिसको आप एक स्ट्रिंग पास करें, प्रोडक्ट का टाइटल, वो वहां से सर्च करके दे। यही टास्क मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भी भेज दूंगा, वर्डिंग में भी। तो आपने इसको कल तक सबमिट करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कोई क्वेश्चन है आपका या और कोई चैलेंज? कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच एंड इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो।
ओके, अल्लाह हाफिज। कैसा रहा आज का? हैं? कुछ समझ आई, कोई फायदा हुआ? चले, कल रिएक्ट